किस हद तक ये इम्कान मौजूद है कि सीज़ फायर ख़त्म होने से पहले ही ईरान और अमेरिका दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठें। इस पर बात करने के लिए आज हमने जो पैनल तरतीब दिया है उसमें हमने दावत दी है दो सीनियर सहाफ़ियों को। कामरान यूसुफ साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, एक्सप्रेस रोज़नामा एक्सप्रेस से आप ताल्लुक़ रखते हैं। सैयद बाकर सज्जाद साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, रोज़नामा डॉन में आप इनको पढ़ते हैं। दोनों बहुत गहरी नज़र रखते हैं पाकिस्तान के खारजा अमूर पर। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन करें एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, सीनियर दिफाई तज़ियाकार हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चिश्ती साहब। कामरान, आपसे आगाज़ करना चाहेंगे, आपकी इत्तलात क्या है? पाकिस्तान किन बुनियादों पर पुरुमीद है कि अभी भी इन दोनों ममालिक को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाया जा सकता है? आई थिंक उसका सबसे जो बड़ा फैक्टर है कि दोनों मुल्कों के लिए और पूरे रीजन के लिए इसमें कोई इंसेंटिव नहीं है कि दोबारा जो है जंग छेड़ी जाए। और इसके अलावा ऑलरेडी जो स्टेक्स हैं, जो उसकी कीमत है, वो अदा करनी पड़ रही है पूरे रीजन को। एक तो सबसे बड़ा फैक्टर ये है, और दूसरा जो इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हुए और उन मुज़ाकरात में तो 21 घंटे तो यहाँ पर बैठक हुई, लेकिन उससे पहले जो पाकिस्तान के तवस्सुत से एक होमवर्क किया गया था, पूरा एक जो फ्रेमवर्क आप कह लें मुजव्वज़ा तौर पर तैयार किया गया था, तो बहुत सा ग्राउंड वर्क किया गया। और पाकिस्तान का ये ख्याल है कि अमेरिकी सदर ट्रंप जो भी उनकी नेवल ब्लॉकेड के हवाले से धमकी है या उस पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसके बावजूद वो भी शायद दोबारा जंग नहीं छेड़ना चाहते। और इसमें जो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, मेरे ख्याल में जो की वर्ड है कि जो डिप्लोमेसी है वो डेड नहीं हुई, एक स्टेलमेट है। जैसे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने आज भी जिक्र किया कि कुछ रुकावटें हैं, उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है। और अगर आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखें तो इस इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की जो टेलीफोन पर बात हुई है, तुर्की के वज़ीर ख़ारजा के साथ इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, इन वज़ीर ख़ारजा के साथ बातचीत हुई है। और फिर सऊदी अरेबिया और जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उनके दरमियान भी राब्ता हुआ है। ईरान और जो कतर के वज़ीर ख़ारजा और उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके दरमियान भी राब्ता हुआ है। और जो मेरे पास मालूमात हैं कि ये वो रिन्यूड कोशिशें हैं कि किसी तरीके से ईरान को भी और अमेरिका को कन्विंस किया जाए कि मुज़ाकरात की टेबल पर वापस आएँ। और इसी हफ्ते ये मैं खबर भी आपको दे रहा हूँ कि तुर्की, इजिप्ट और जो उसके अलावा सऊदी अरेबिया है, इनके जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो इसी हफ्ते इस्लामाबाद आ रहे हैं उन रिन्यूड कोशिशों के सिलसिले में, ताकि इन मुज़ाकरात को दोबारा शुरू किया जाए। और जो मुमकिन तौर पर डील कहा जाता है कि इस्लामाबाद में होते होते रह गई, उसको दोबारा टेबल पर लाएं। और वेन्यू इस्लामाबाद ही आपके अभी वैसे बहुत कबल अज़ वक्त है कहना, लेकिन चले मैं बाकर की तरफ भी ये बात लेके जाती हूँ। बाकर, ये जो बात कामरान कह रहे हैं, यही सेंस आपको इस्लामाबाद में नज़र आती है कि बाकायदा जंग की तरफ या किसी बड़े पैमाने पर स्ट्राइक्स की तरफ जाने के बजाय ब्लॉकेड का ऐलान ट्रंप ने किया और उस पर अमल दरामद में भी एक मुख्तलिफ हमें तरीक़ाकार नज़र आया। सो आप समझते हैं कि यही इशारा करता है कि मुज़ाकरात पर दोबारा दोनों बैठ सकते हैं, या जिस तरीके से JD वैंस ने इन मुज़ाकरात की बेनतीजा ख़त्म होने का ऐलान किया उससे यही नज़र आता है कि एक साथ बैठना अभी फिलहाल आसान नहीं होगा? नहीं, जो ट्रंप ने अभी शुरू किया है ब्लॉकेड जिसको कह रहा है, और उसमें उसने खास तौर पे कर दिया कि ईरान के जहाज जाएंगे या ईरान की बंदरगाहों से जा रहे हैं या जो ईरान को टोल पे कर रहे हैं सिर्फ उनको वो ब्लॉक करेगा। तो ये एक तरह की कोर्सिव लीवरेज है जो ट्रंप यूज करना चाह रहा है ईरान के खिलाफ, और इसका मकसद फिलहाल एस्केलेशन नहीं है। आगे जाके एक मिसकैलकुलेशन दोनों साइड से हो सकती है जहां पर दोबारा सीज फायर खत्म हो जाए और जंग शुरू हो जाए, लेकिन इस सारी जो स्ट्रेटेजी का मुझे मकसद नजर आता है कि अगले राउंड से पहले एडवांटेज हासिल करना है, तो हम ज्यादा एडवांटेजेस पोजीशन में हो स्ट्रेटेजिकली। और ये भी एक मिसरीडिंग है कि जब वैंस यहाँ से गए और उन्होंने कहा कि द बैड न्यूज इज दैट वी आर गोइंग विदाउट अ डील, एंड दैट बेसिकली अगर आप उसका फाइनल टेक्स्ट पढ़ें तो उसमें उसने कहा है कि वी आर लिविंग अ डील, अ वेरी गुड डील ऑन द टेबल, कि अब इट्स फॉर ईरान टू टेक। और ईरानियों के अगर आप स्टेटमेंट्स पढ़ें उसके मुकाबले में उन्होंने भी इस तरफ इशारा किया था कि हम समझते हैं कि वो हमारा अब एतमाद हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो मामला ये नहीं है कि टॉक्स टूट गए, यहाँ पर असल में थोड़ी सी परसेप्शंस गलत क्रिएट की गई। परसेप्शन इस तरह से गलत हो गई कि जब वाइस प्रेसिडेंट वांस के आने का ऐलान हुआ और जिस सीनियर लेवल पे, जैसे आप देखा 79 के बाद हाईएस्ट लेवल पे इन दोनों ममालिक के दरमियान एंगेजमेंट हुई और फिर मैराथन सेशन हुआ, 17 घंटे जारी रहा, तो लोग इस खुशफहमी में चले गए कि ये जो
पिछले 4 दहाइयों से ज्यादा के मसाइल हैं वो एक नशिस्त में खत्म हो जाएंगे। दोनों साइड्स ने अपनी पोजीशंस एक दूसरे को क्लैरिफाई की, अगरचे बैक चैनल पे वो सब कुछ होता रहा, लेकिन ये फर्स्ट टाइम वो आमने सामने बैठ के बता रहे थे। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि वांस अपने डेलीगेशन में एक इरानियन स्पीकिंग एंडी बेकर, लेकिन ही कैन स्पीक फ्लुएंट पर्शियन, तो वो उनको साथ लेके आए ताकि वो बेहतर तौर पे ईरानी पोजीशन को समझ सके। तो ये मसला खत्म नहीं हुआ था, इट्स जस्ट लाइक उसको टॉक्स को आगे लेके जाना है और उस ब्रिज को कम करना है, और यकीनन एक नया राउंड की तैयारी हो रही है इस वक्त। चिश्ती साहब, आपकी नज़र में पाकिस्तान की उम्मीद के दोबारा साथ बैठेंगे, ये आपको कितनी काबिल अमल नज़र आती है? जो एतमाद कायम करने का ईरानी पहले से मुतालबा कर रहे थे, वो उसके ऊपर क्या अमेरिका ने कोशिश की? क्योंकि अब जो मुतालबा जेडी वेंस ने वाज़े तौर पे अमेरिका का सामने रखा था वो ये था कि ईरान कभी एटमी ताकत नहीं बनेगा, लेकिन वो किस अंदाज में अमेरिका चाहता है कि वो उनको लिख कर दें, ये वाज़े नहीं है। नेतन्याहू के हवाले से खबरें हैं कि वो अपनी काबीना को बता रहे हैं कि वापसी पर जेडी वेंस ने उनको कॉल की और बताया कि सदर ट्रंप भी कहते हैं, उनका वाज़े मौक़िफ़ है कि रिमूवल ऑफ ऑल इनरिच्ड मटीरियल, लेकिन ईरान इस मुतालबे पे अमल के लिए तैयार नहीं था। तो आप समझते हैं कि ये न्यूक्लियर के हवाले से जो अमेरिका का रवैया तब्दील है उस ओबामा डील से जो माजी में हुई थी उसके मुकाबले में आज सूरत हाल मुख्तलिफ है ईरानियों के लिए? उस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद नहीं थी, ईरान अपनी आपको जंगी तौर पे एक दिफाई पोजीशन में नहीं देख रहा था, लेकिन आज जिस अंदाज में उनसे ये मनवाने की कोशिश की जा रही है, ये आपको मुमकिन नज़र आता है अमेरिका की इस मुतालबे पे अमल दरामद? बहुत शुक्रिया, मैं आपने इनवाइट किया। देखिए, ये जो मुज़ाकरात हैं, ज़ाहिर है हम सब कई दफ़ा बात कर चुके हैं, 47 साल में पहली दफ़ा टेबल पर बैठे हैं। इतने डाइवर्जेंट कॉन्फ्लिक्टिंग किस्म के उनके वॉर ऑब्जेक्टिव्स हैं दोनों के। एक तरफ सुपर पावर है बैक बाय इजराइल जिसका आप जिक्र कर रही हैं, और एक तरफ ईरान है जिसने 40 दिनों में ऑलमोस्ट अपनी रेजिलियंस और सर्वाइवेबिलिटी साबित कर दी है। एक बात जो मैं अपने सोर्सेज से कंफर्म कर सका हूँ, मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि ये ऑलमोस्ट दोनों तरफ से वेरीफाइबल मैकेनिज्म ही है जिसकी वजह से रुका हुआ है, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर ईरान रोल बैक करता है अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम सारा, तो हम वेरीफाई कैसे करेंगे, जिस पर वो तैयार नहीं है। एक और एलिमेंट जो ईरान की रिजर्वेशन है, वो समझता है कि हमें हर दफ़ा ब्रीच किया गया ट्रस्ट को, हमारे पर हर उस वक्त हमला किया गया, और सबसे ज़्यादा वो फ्यूचर की बात करना चाहते हैं। और फ्यूचर का मतलब ये है कि अब कैसे मैकेनिज्म होगा कि हम आपकी बात मान लें, तो आप कैसे होगा कि आप साल बाद खुद नहीं चढ़ दौड़ेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप अगर सर्वाइव करके हुकूमत, या आने वाला सदर फिर अपनी जज और ज्यूरी खुद ही बन जाएगा, तो फिर हम इसको किस तरह श्योर करेंगे? आज हम एग्री कर जाते हैं आपसे, कल आप दोबारा इस पे स्ट्राइक कर दें। मैं रिलेट करना चाहूंगा जून 2025 से, जब उन्होंने न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया था, आपको याद होगा, बंकर बस्टर मारे थे, B-52 डेगो गार्शिया से आए थे। उन दिनों मैं चैनल्स पे बैठा यही बात कर रहा था, मुझे कहा गया था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा कि हमने इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑब्लिटरेट कर दिया है। ऑब्लिटरेट को अगर उर्दू तर्जमा आसान करें तो उसका मतलब है नामो निशान मिटा दिया है। तो नामो निशान मैंने उस वक्त भी नहीं माना था, मैं समझता था उस वक्त भी, मैंने यही कहा था कि न्यूक्लियर प्लांट्स जो हैं वो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन नहीं होते, नॉर्मल कंक्रीट और रेत और सरिया नहीं होते, वो पर्पस बिल्ट होते हैं। ईरान को तो डे 1 से पता है, और खासतौर पर 47 सालों से पता है कि मेरे पर जब भी हमला हुआ टैंकों से नहीं होना, सबमरीन और शिप से नहीं होना, मेरे पर हवा पे होना है, और हवा में भी किससे होना है? थर्ड वर्ल्ड कंट्री की किसी एयरफोर्स ने नहीं करना, अमेरिका और इजराइल ने करना है। तो डे 1 से उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो क्लियर था। अब ईरान को ये डिग्री ऑफ एश्योरेंस चाहिए कि अगर इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में रोल बैक करता हूं, तो फिर क्या गारंटी है कि अमेरिका फिर दोबारा अपनी जजमेंट में समझे, जो ऑर्बिटरेट से 7 महीनों में दोबारा आ गए हमला करने के लिए, नामो निशान मिटाने के बाद उनको लगा 7 महीनों में कुछ नहीं हुआ, तो तभी वो वापस आए होंगे। तो दोनों बातें तो ठीक नहीं हो सकती। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमने ऑब्लिटरेट कर दिया है, और फिर 8 महीने बाद आप कह रहे हैं हमें शक है कि आपके पास अभी भी बहुत कुछ है। तो आई थिंक ये जज और ज्यूरी जब तक वो रहेंगे, ये आगे नहीं बात बढ़ेगी। कोई बहुत क्रेडिबल किस्म की उनको भी डिग्री ऑफ एश्योरेंस चाहिए ईरान को, ताकि वो अपनी कौम को भी ये बता सके कि आने वाले जो नस्ल होगी हमारी वो रिलेटिवली सिक्योर है, वो पीस लविंग हो सकती है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी तो सर्वाइव करेगा ईरान। तो आई थिंक उनको भी चाहिए, और उन्होंने साबित किया, उनको बार्गेनिंग चिप है। आखिरी बात एक इंपॉर्टेंट, जो बार्गेनिंग चिप उनको स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से मिली है, वो तो एक न्यूक्लियर बॉम्ब से उनको हटाना चाह रहे थे, तो ये उनके हाथ में अमेरिका ने खुद एक एटॉमिक बॉम्ब की जगह एक इकोनॉमिक बॉम्ब दे दिया है। ईरान को ये पता है कि एटम बम बनाने पे पता नहीं कब इस्तेमाल करूंगा, लेकिन उनको ये पता लग गया है कि ये बटन जो हमें मिल गया, या ये जो इकोनॉमिक बॉम्ब मिला है, इसको तो ऑन ऑफ कर सकते हैं जब मर्जी। तो आई थिंक न्यू फॉर्म लीवरेज है, जिसकी वजह से ईरान के लिए भी कॉम्प्रोमाइज करना मुश्किल हो रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।